नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीदों की शहादत पर श्रद्धा सुमन किए भेंट। सीएम मनोहर लाल ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किया नमन। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की प्रतिक्रिया आई सामने। पंजाब का बॉर्डर पार कर हरियाणा पहुंचा अमृतपाल, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा। और अब समाचार विस्तार से। देश के इतिहास में वैसे तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 23 मार्च की तारीख पर दर्ज हैं, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाना भारत के इतिहास में दर्ज इस दिन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साल 1931 में क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। इस दिन को भारत में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीदी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीदों की शहादत पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर भावपूर्ण नमन किया है। सीएम ने कहा कि यह देश अनंत काल तक उनके बलिदान की वीर गाथा को याद रखेगा। आने वाली पीढ़ियां सदैव उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा सदन की कार्रवाई में सफल सहयोग देने के लिए सभी विधायकों, विधानसभा सचिवालय तथा अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साथ मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा की कुल 8 सीटिंग हुई और 45 घंटे तक सभी विधायकों ने अपने अपने हलके की समस्याओं, मांगों, सुझावों को रखा। उन्होंने कहा कि 700 सुझावों में से 68 सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। अब 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी और बजट में घोषित नई योजनाओं पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार का यह 9वां बजट है और जिसमें से 4 बजट उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 के बाद वर्ष 2023-24 का बजट सब बजटों पर भारी पड़ता है और यह हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। हमारी सरकार का जैसे ये 9वां बजट था, चौथा बजट इस सत्र का था, जो वित्त मंत्री के नाते मैंने पेश किया है। कुल इस बजट में 45 घंटे काम हुआ। गवर्नर महोदय के एड्रेस के ऊपर भी चर्चा करके धन्यवाद ज्ञापन किया गया। सब विधायकों ने अपने प्रदेश की, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की कुछ मांग हैं, कुछ डिमांड्स, कुछ समस्याएं वो सब उठाई हैं, सब नोट कर लिए गए हैं। कुछ का आश्वासन भी दिया गया है और अगले वर्ष में जो जो बातें बढ़िया ढंग से उनकी डिमांड्स के हिसाब से करने वाली होंगी उनको हम पूरा करेंगे। इस बजट में कुल 7 अधिनियम भी रखे गए। 6 अधिनियम पारित हुए, 1 अधिनियम को वापस लिया गया। उन 6 में 2 तो बजट से ही संबंधित थे, हरियाणा विनियोग संख्या 1 और हरियाणा विनियोग संख्या 2। फिर नगरीय क्षेत्र जो विकास एवं नियम संशोधन विधेयक ये पारित किया गया। पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्यकला विश्वविद्यालय सुपवा, इसमें भी बहुत छोटा ही एक संशोधन था कि नाम में पंडित लक्ष्मीचंद की जगह दादा लक्ष्मीचंद ऐसा करके संशोधन किया गया उस नाम में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक, इसमें भी एक प्रावधान किया है कि जो एडेड स्कूल थे उनके सभी जितने अध्यापक, उनको पहले ही हमने एडजस्टमेंट कर ली है सरकारी अध्यापकों के साथ ही। मात्र 26 अध्यापक ऐसे बचे थे जो प्राइवेट स्कूलों में जिनकी यहाँ से एड जा रही थी, लेकिन आगे क्योंकि कई वर्षों से अब ये एडेड स्कूल का सिलसिला बंद सा है, प्रायः कोई उसमें नए एडेड स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आगे इस प्रावधान को भी ख़त्म कर दिया है कि अब चूँकि हरियाणा में स्कूलों की संख्या पर्याप्त है और इस नाते सब एडेड स्कूलों की ज़रूरत जो 1995-96 में महसूस की गई थी, अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको उसमें डिलीट किया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल भराव के कारण फसलों की बुआई न होने की एवज में 23,000 एकड़ के लिए 15.5 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा के बजट सत्र में फसल खराबे के मुआवजे के संबंध में लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। सीएम ने सदस्यों द्वारा किसानों को मुआवजे की राशि न मिलने की शिकायत पर कहा कि मुआवजे की राशि जिला खजाना कार्यालय में भेजी गई थी। यदि किसी किसान को यह राशि नहीं मिली है तो सदस्य सदन को अवगत करवाएं। यदि अधिकारियों ने किसानों को यह राशि नहीं दी है तो उसकी जांच करवाई जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। जल भराव में 23,000 एकड़ में 15.5 करोड़ रुपया ये दिया गया पिछले साल। जिनका जल भराव का पैसा नहीं गया, आप पर्टिकुलर लिख के दे देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। यहाँ से रिलीज हुआ और वहां नहीं पहुंचा है किसान के खाते में, इसकी इंक्वायरी कराएंगे। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके सरनेम की टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने अपना काम किया है। हालांकि सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता पर क्या कोई असर पड़ेगा, इस सवाल के जवाब में ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 3 साल से कम की सजा के मामले में सांसद के तौर पर उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर जहां उन्हें नमन किया, वहीं शहीद भगत सिंह को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की मांग भी की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की ओर से लगाए वाटर सेस के विरोध में विधानसभा में पेश किए गए संकल्प पर भी बात रखी। देखिए, गुजरात सीजेएम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर एक सही निर्णय उन्होंने दिया है कि किसी भी शख्स के खिलाफ ऐसे अपशब्द ना बोले जाएं जो जिससे उनके मान और सम्मान को चोट पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ कोई भी अवमानना या कोई भी ऐसे शब्द जो उनके सम्मान के खिलाफ हों बोलना उचित नहीं है और मैं जो कोर्ट का निर्णय है उसका स्वागत करता हूं। कांग्रेस कह रही है कि कुछ भी गलत नहीं कहा था राहुल गांधी ने, उनकी इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? और सेशन कोर्ट ने जमानत भी दे दी है उन्हें। सर देखिए, ये कोर्ट ने निर्णय किया है, उनके कहने का ना कहने का कोई प्रश्न नहीं है और जो अगर उनको जमानत दी है ये एक प्रक्रिया है कोर्ट की। एक सर हिमाचल ने जो पानी से लगाया उसमें पंजाब और हरियाणा दोनों ने उनकी सदस्यता को खतरा हो सकता है राहुल गांधी की? नहीं, देखिए, ये तो एज पर रूल्स जब तक 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो जाती तब तक कोई खतरा नहीं होता। 2 साल की सज़ा के ऊपर मुझे जो जानकारी है उनकी सदस्यता के ऊपर। हिमाचल ने जो पानी का सेस लगाया, हरियाणा ने भी कराया, पंजाब ने भी कराया, उस पर क्या कहेंगे सर? कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे। ये सरकार का मतलब नहीं है, जो हमारा पानी के ऊपर राइट है वो कोई आज नया नहीं हुआ। आज कांग्रेस की सरकार ने इस प्रकार का जो एक, मैं तो ये कहूँगा कि दुस्साहस किया है वो ठीक नहीं है। जो हरियाणा का जो पानी है, जो हरियाणा का जो ऊपर सेस लगाना है वो बिल्कुल नाजायज है और गलत है। आज शहीदी दिवस है सर, आपने कहा है कि उत्तम पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जो आपका मानना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शहीद-ए-आजम भगत सिंह हमारे नेशनल हीरो हैं। उनकी कुर्बानी जो मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी के अंदर उसका एक बड़ा रोल है और जिस प्रकार से चाहे वो ऐसे जलियांवाला बाग के जो हत्यारे थे उनको सजा देना और फिर आवाज़ को बुलंद करते हुए और फिर क्या है कि भागने की ना कोशिश करते हुए उन्होंने अपने आप को ऑफर किया और ऐसे जो स्वाभिमानी जो क्रांतिकारी हुए हैं उनका सम्मान होना ही। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि अमृतपाल सिंह पंजाब का बॉर्डर पार कर हरियाणा पहुंच गया है। हरियाणा पुलिस ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि अमृतपाल पंजाब से फरार होने के बाद हरियाणा के शाहबाद में रुका था। पता चला कि वह 19-20 मार्च को शाहबाद के घर में छिपा हुआ था, जिसके बाद वह उत्तराखंड की तरफ जा सकता है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है।
बता दें कि अमृतपाल को लेकर पंजाब सहित पड़ोसी राज्यों में भी अलर्ट जारी है। 18 मार्च को अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लग चुका है। इसकी जानकारी पंजाब सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को दी, जिसके जवाब में हाई कोर्ट ने कहा था कि पूरा मामला इंटेलिजेंस फेलियर का है। हाई कोर्ट ने पूछा कि अमृतपाल अगर देश के लिए खतरा है तो फरार क्यों। फिलहाल पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल को तलाशने में CCTV जुटा रही है और पहलुओं पर जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि अमृतपाल जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। चर्चा में रही सतलुज यमुना नहर SYL मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों राज्य भारत के ही हैं और दोनों को ही बैठकर हल निकालना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले में केंद्र मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। इसे सुलझाने के लिए सरगर्म भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 महीनों के अंदर हल्फनामा मांगा है। कुट्टू का आटा खाने से बीमारी की खबरें अक्सर सामने आती थी, लेकिन सोनीपत से जो खबर सामने आई उसने हड़कंप मचा दिया। सोनीपत का सिविल अस्पताल हो या निजी अस्पताल, मरीजों के इलाज की जगह नहीं बची है। सभी मरीजों में एक ही बीमारी पाई गई है। सभी को कुट्टू का आटा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई है। अस्पतालों में पहुंचे सबसे ज्यादा मरीज सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वहीं 200 से ज्यादा मरीज सोनीपत नागरिक हॉस्पिटल में आ चुके हैं और लगातार मरीजों का आना जारी है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि कुट्टू का आटा खाने से सभी मरीजों को फूड पॉइजन हुआ है और सभी को एक ही शिकायत है। इंद्री के पशु अस्पताल में सरकार के निर्देशानुसार अंत्योदय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 35 के करीब आवेदकों ने भाग लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री के अंत्योदय रोजगार के तहत इंद्री के BDPO कार्यालय में 3 बार अंत्योदय रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें पशुपालन विभाग से संबंधित 899 आवेदकों ने रोजगार के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से काफी संख्या में बैंक द्वारा लोन न करने के कारण लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। उसको लेकर SDO नरेंद्र सिंह, पशुपालन विभाग इंद्री व बैंक अधिकारी LDM करनाल SK हिंदुजा के सहयोग से कैंप का आयोजन किया गया। किन कारणों से लोन नहीं हो पाया उनकी जानकारी दी गई और कुछ आवेदकों के फॉर्म उसी समय मंजूर करते हुए जिन्हें तुरंत योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन लोगों की फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे उन्हें फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कहा गया है। तो क्या कहेंगे, कितने आवेदकों के आज फॉर्म आए हैं, कितनों का समाधान हुआ? अभी 25 आदमी हैं जिनका हमने समाधान मौके पे किया है। 25 आदमी मौके पे आए थे, उनकी जो है प्रॉब्लम सुनी गई। उनमें से कुछ 1-2 तो जो सिविल डिफॉल्ट के थे उनके बारे में तो हम भी नहीं कुछ कह पाए और LDM साहब को फॉरवर्ड किया है कि इनके सिविल चेक करवा लें और यदि नॉर्मल रेंज में आए तो कर दें। बाकी जिनकी कोई शेड वेड की और कोई समस्या थी उनका मौके पे जिनके बांधने की जगह थी उनको रीटेक कर लिया है। उनकी एप्लीकेशन दोबारा भेज देंगे। एक बंदा ऐसा आया था जिसने PKCC का लोन ले रखा था। वो आज भी यही बोल के गया है कि मैं तो PKCC ले लिया है और मैं लोन ये नहीं लेना चाहता, तो उसका दोबारा से जो है वो रिजेक्शन में ही डाल दिया है। PKCC के लिए रिकमेंड हो गया वो। आज कितनी समस्या का समाधान किया? आज 25 आदमी आए हैं जिनकी समस्या का समाधान टोटल कितने थे? कर दिया। टोटल ये 60 के करीब ऐसे आदमी थे, लेकिन 25 ही आ पाए। हम कोशिश करेंगे कि उनको जो है कुछ टाइम के बाद होगा एक बार फिर कॉल करेंगे, उनको फिर दोबारा रीटेक करने की कोशिश करेंगे और जिसको भी बेनिफिट होगा वो बेनिफिट देने का पूरा सहयोग किया जाएगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो है बड़ी दिल से चलाई हुई खास योजना है। इसमें जो है ये पहली योजना है जिसमें जो है अधिकारी जो है घर द्वार पे जाके बार बार इनका समाधान करके इनको लोन और बेनिफिट जो भी सब्सिडी वगैरह है वो दी जाती है और इससे जो है इनकी आय को दुगनी करने का मेन कारण है कि इनको आय को दुगनी करना है ताकि इनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सके। घरौंडा में कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान पद का विवादित चुनाव SDM के दरबार में पहुंच गया है। SDM अदिति ने एक वोट को रिजेक्ट कर दिया। SDM ने दोनों उम्मीदवारों के सामने 3 ऑप्शन रखे हैं, जिसमें पहला विकल्प प्रधान का चुनाव टॉस से करवाना, दूसरा ऑप्शन दोनों उम्मीदवार 6-6 महीने तक प्रधानी करें और तीसरा ऑप्शन दोबारा इलेक्शन करवाना है। SDM ने दोनों
दोनों उम्मीदवारों को 2 दिन का समय दिया है और इस बीच पहले 2 ऑप्शन पर लेकर सहमति बन जाती है तो ठीक, अन्यथा प्रशासन दोबारा चुनाव करवा सकता है। बता दें कि 20 मार्च को घरौंडा की नैनाज मंडी में हुए कच्चे आढ़ती एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना के दौरान विनोद जैन व सुखबीर संधू के समर्थकों के बीच जमकर लात घुसे चले थे। इसके बाद प्रशासन ने मामले में हस्तक्षेप किया था और एसडीएम ने दोनों उम्मीदवारों को अपने कार्यालय में बुलाया था। फिलहाल आपसी सहमति बनाने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है, क्योंकि दोनों में से किसी का भी कोई कम ज्यादा वोट नहीं है और उनको आज भी हमने समय ही दिया। तो एक वोट पे क्या निर्णय होगा मैडम? जो एक वोट का निर्णय है वो वोट इनवैलिड है। तो अब आगामी जिस तरह से कोई सहमति नहीं बन पाई है, क्या दोबारा से चुनाव होंगे? देखिए, अभी तक तो ऐसा था कि एक को ये लग रहा था कि वो वोट मेरे पक्ष में है, दूसरे को लग रहा था कुछ वोट पे ऑब्जेक्शंस थे। तो आज हमने उन वोट का निर्णय कर दिया है कि कौन सा वोट वैलिड है और कौन सा वोट इनवैलिड है। तो आज दोनों को स्पष्ट है कि दोनों को बराबर वोट डले हैं। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि अब दोनों जानते हैं कि बराबर वोट है, तो कोई ना कोई ये अपना समाधान करके आएंगे। एक प्रत्याशी तो आपको बोल गया है कि हम चुनाव चाहते हैं। देखिए, दोनों का अलग अलग व्यू है। एक जो है वो चुनाव के लिए कह रहा है, एक कह रहा है, एक कोई और तरीका बता रहा है। लेकिन दोनों की सहमति जिस चीज पर बनेगी, दोनों कैंडिडेट जिस चीज पर सहमत होंगे, उसके बाद ही हम आगे कोई निर्णय लेंगे। ऐसे में एसडीएम का निर्णय क्या रहेगा? अगर नहीं बनते, एसडीएम अपना निर्णय क्यों नहीं सुनाते? देखिए, उस समय हालात के अनुसार हम जो है निर्णय लेंगे। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, मंडी में आपसी भाईचारा बना रहे, ताकि आने वाले सीजन में, अभी जो गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है, ना तो आड़तियों को, ना किसान को, ना परचेज एजेंसी को, किसी को भी कोई समस्या ना आए। कोई टाइम लिमिट रखी गई है इसमें? कब तक सहमति का होगा? देखिए, हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही इसका निर्णय हो जाएगा। जल्दी ही ये आपस में ही कोई निर्णय ले लेंगे। हमारा देश तरक्की की ओर है, पर लेकिन आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वहीं सरकार के द्वारा बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए और उन्हें आत्म सुरक्षा सिखाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। और इसी कड़ी के चलते आज अंबाला के सरकारी कॉलेज में बेटियों के लिए आत्म सुरक्षा कैंप लगाया गया, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इस कैंप से उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा और किस तरह खुद को मजबूत बनाना है वह सीख पाएंगी। हमारे कॉलेज में 2 दिन का सेल्फ डिफेंस का कैंप लगा था, जिसमें हमने ये सीखा कि हम किस तरह से अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। और इसमें हमने काफी कुछ सीखा, जिस तरह से कोई भी गर्ल या कोई भी पर्सन हो, वो अपनी सुरक्षा किस तरह से कर सकता है। और भी हमने इसमें काफी कुछ सीखा अपनी सुरक्षा के लिए। जिला नगर योजनाकार विभाग ने अलीपुर खालसा खोदपुरा रोड पर काटी जा रही 12 एकड़ की अवैध इंडस्ट्रियल कॉलोनी पर पीला पंजा चला दिया। कॉलोनी के साथ लगते एक फैक्ट्री नुमा इमारत को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि कुछ लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी किया और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी उठाए। लोगों का कहना है कि जिन रास्तों को प्रशासन ने तोड़ा है वे रास्ते पंचायत को डोनेट किए गए हैं, लेकिन प्रशासन उनकी एक भी बात नहीं सुन रहा। प्रशासन ने सारी सड़कों को ध्वस्त कर दिया। वहीं अधिकारियों की माने तो अलीपुर खालसा गांव के बाहर करीब 12 एकड़ में अवैध तरीके से इंडस्ट्रियल कॉलोनी काटी जा रही थी। यहां पर चौड़ी चौड़ी इंटरलॉकिंग गलियां बनाई जा चुकी थी, जिसके संदर्भ में संबंधित कॉलोनाइजर को नोटिस भी भेजा गया था और उसी के तहत प्रशासन ने ये कार्रवाई की। मेरा नाम सुमित शर्मा है जी। सुमित जी, क्या विवाद है ये? विवाद ये ग्राम पंचायत का रोड है जी ये। हाँ। और इसमें क्या है, ये ग्राम पंचायत के नाम का रखा है टोटली। 33 फुट का रास्ता आगे से पीछे तक ग्राम पंचायत का है और गांव की सहूलियत के लिए पीछे का रास्ता बना रखा है, जो अनाज है वो और उनके लिए। और इस पे ये काम कर रहे हैं, देख लो जी आप। तो नोटिस वगैरह दे रखा है? नोटिस रिटर्न में दे रखा है जी। तो कॉलोनी वालों को भी दिया जिसकी कॉलोनी है? कोई कॉलोनी क्या मैटर है सर इसमें? कॉलोनी नहीं, प्लाट थोड़ा सेल है सर ये। अच्छा जी। सबकी अपनी मलिकियत है। ये तो रास्ता बना रखा है पीछे का, खेतों किसानों के लिए। हाँ, किसानों के लिए जी, कोई वो थोड़ा है जी। तो अब ये हमारा खेत है जी, पीछे ये रास्ता हमारा और कोई रास्ता थोड़ा है। अच्छा। अब ये फसल है, कैसे काटेंगे बताओ जी। तो आप लोगों ने प्रशासन से बात की है इसके बारे में? प्रशासन मान तो ना जी, इतना गांव खड़ा देखो जी, कौन सा प्रशासन मान रहा है? कोई आपकी सुनी नहीं है? मैडम सुन रही, बिल्कुल कोई बात नहीं सुन रही। जो हमारे नोटिस दिए गए थे उसी के तहत हमारी कार्रवाई हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो है 12 एकड़ की कॉलोनी है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे सड़कें बना रखी है और एक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसी के तहत हम अर्बन एरिया के तहत कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे मौजूद है आज। तो मैम, लगातार अवैध कॉलोनियों को तोड़ा भी जा रहा है। प्रशासन बार बार आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि कॉलोनियाँ इस तरह से ना काटें। आज आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आखिरकार कहीं ना कहीं गरीब फंसता है? गरीब अगर फंस रहा है, वो पहले कॉन्शियसली जो है हमारे पास, हमारे कार्यालय में आए जी। अगर वो उसकी खुद मंशा नहीं है फंसने की, वो जरूर आएगा हमारे पास जी। वो अपने जो है पैसे लगा के व्यर्थ क्यों करेगा जी। बिल्कुल भी उसकी ऐसी मंशा नहीं होगी जो आप कह रहे हैं जी।
तो अगर उसकी मंशा सही है वो हमारे कार्यालय में ज़रूर आएगा, हमसे पूछेगा कि आप अपने खसरा नंबर बताएगा, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे उसको प्रॉपर्ली और उसको गाइड भी करेंगे। तो कार्रवाई आगे भविष्य में भी जारी रहेगी? बिल्कुल सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि ये ग्राम पंचायत की भूमि है, ऐसा कुछ है? ग्राम पंचायत की भूमि है भी तो नहीं, और यहाँ पे जो सड़क बना रखी ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है सड़क बना के जो है इनको ग्राम पंचायत वालों को दे रखी है। तो ग्राम पंचायत की तरफ से बीडीपीओ ऑफिसर हैं हमारे पास, आर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स, उनसे कंफर्म कर लिया गया है कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है इनको सड़क बनाने की, साफ सी बात है। और इनकी कोई भी ऐसी कोई वो नहीं है हो सकता कि ये बना के हमें दे, ये बिल्कुल अवैध है और इसी तहत हमारी कार्रवाई हो रही है। ये हाईसी कॉलोनी है या फिर इंडस्ट्रियल कॉलोनी है? इंडस्ट्रियल है। तो प्रावधान था जो अभी कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए थे? नहीं, उसमें इंडस्ट्रियल का नहीं, रेजिडेंशियल के लिए। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।